तो नमस्कार भाई लोगों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके थे कूलम्स लॉ के बारे में, और कूलम्स लॉ में हमने देखा था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है, ये सब हमने देख लिया था। लेकिन हमें अभी भी ये नहीं पता था कि हम एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, या हम के की वैल्यू वहां लिखते क्यों हैं, किस कारण से हम वहां के लिख रहे हैं। ठीक है, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती थी के की वैल्यू, वहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है उसका क्या मतलब है। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम कुछ शानदार बातें करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिखो टॉपिक, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। ठीक है, लिखना। पहले अपन क्या करने वाले हैं, साथ में पूरा बोर्ड भर देंगे। ठीक है, जब अपन यहां से यहां तक बोर्ड भर रहे होंगे तब आप अपनी कॉपी भर लेना। उसके बाद आप कॉपी और पेन एक तरफ रखना, फिर उसके बाद साथ मिलके दोनों भाई लोग समझेंगे क्या लिखा हुआ है बोर्ड में। ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आएगा यार कि बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, तो फिर मिलके ही समझना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा समझ में, है ना। तो इसलिए लिखना पहले तो द इफेक्ट ऑफ medium is accounted in the proportionality constant K। ठीक है, आगे लिखना K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन भी हो सकती है। ये एप्सिलॉन क्या है अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू लिख लेना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। अभी नोट करते जाओ साथ में। एप्सिलॉन की क्या वैल्यू, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब ई आर का क्या मतलब होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। ठीक है, और हाँ एक चीज और है, ये एप्सिलॉन की वैल्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसे कुछ इस प्रकार याद करते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये याद रखना थोड़ा आसान है। ठीक है, जैसे याद हो अगर आपको पानी की एक रिलेटिव डेंसिटी होती थी तो कैसे डिफाइन करते थे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, मैं गलत बोल गया थोड़ा सा,
किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी हम किस प्रकार डिफाइन करते थे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता था, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कुछ डेंसिटी डिफाइन करते थे, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करते थे। कुछ याद हो तो आपको, रिलेटिव डेंसिटी बराबर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बराबर क्या होता था, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर याद हो, हम कुछ इस प्रकार से रिलेटिव डेंसिटी को या कुछ इस प्रकार से किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी को हम डिफाइन करते थे, तो वैसे ही हम रिलेटिव परमिटिविटी भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है, अगर हम उस पर्टिकुलर मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकाल देते हैं, ठीक है, और उस एब्सोल्यूट परमिटिविटी को कंपेयर कर देते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो यही है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस की, अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी का मतलब बताऊं हिंदी में, देसी भाषा में, तो क्या होगा उसका मतलब, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस का देसी मतलब क्या होगा, अगर मैं किसी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट डेंसिटी निकाल देता हूं और अगर उस एब्सोल्यूट डेंसिटी की तुलना मैं पानी की डेंसिटी से कर देता हूं, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी होगी, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी होगी। तो यहां रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव परमिटिविटी को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं, और इस चीज को अगर हम इस प्रकार से याद करें तो थोड़ा आसान रहेगा अपने लिए, क्योंकि हमने बचपन में ये याद कर रखा है, ठीक है ना। तो ये तो अपने किसी काम का नहीं है, इसे रफ कर देता हूं समझाने के लिए था। बेसिकली रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि दूसरे के रिलेटिव, दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, रिलेटिव का मतलब ही ये होता है कि दूसरा जो कर रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। यहां रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम भी, यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम का भी यही मतलब है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। और अगर इसको देसी भाषा में समझाऊं, अगर आप दोबारा भूल गए हो तो, ठीक है, अगर मैं किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकाल देता हूं कैसे भी करके, जुगाड़ करके, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी करना है, मैंने किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकाल दी, ठीक है। अब उस एब्सोल्यूट परमिटिविटी को मैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से कंपेयर कर देता हूं, ठीक है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये कॉपी में लिखवाया होगा, तो उसे ही मैं कह देता हूं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूं इसे आगे, ठीक है। व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर, व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर, ठीक है, तो तब उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये नोट कर लेना, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये पूरा नोट कर लिया होगा, इस पूरे रो का ये नोट कर लिया होगा, या अगर नहीं भी करा तो कर लोगे, क्योंकि पहले हम समझ लेते हैं कि बोर्ड में लिखा क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, द इफेक्ट ऑफ मीडियम इज अकाउंटेड इन द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के हमें बताता है
जो के है वो बेसिकली हमें क्या बताता है कि हम अपने दो पॉइंट चार्जेस को, ठीक है, जिन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स इस तरफ है ना, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स इस तरफ, ठीक है। अब इस फोर्स पे, जो ये फोर्स यहां है और जो फोर्स ये यहां है, इस फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इन दोनों पॉइंट चार्जेस को उठा के किसी मीडियम में डाल देते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों पॉइंट चार्जेस को उठा के किसी फ्री स्पेस में रख देते हैं, मान लो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट चार्जेस को उठा के हम फ्री स्पेस में रख देते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो अलग होगा। अब इन दोनों पॉइंट चार्जेस को उठा के अगर मैं किसी मीडियम में रख देता हूं, मीडियम मान लो मैंने यहां पानी में ठोक दिया दोनों पॉइंट चार्जेस को उठा के, तो क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा जब ये दोनों पानी में थे, और जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा जब ये दोनों फ्री स्पेस में थे, तो क्या ये दोनों फोर्सेस जो होंगे वो अलग होंगे? मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल अलग होंगे। और इस बात का पता हमें कैसे लगेगा कि ये फोर्सेस अलग होंगे? वो हमें बताएगा के, ठीक है, वो हमें बताएगा के, ठीक है। तो अगर मैं अपने दोनों पॉइंट चार्जेस को, ठीक है, अगर मैं अपने दोनों पॉइंट चार्जेस को फ्री स्पेस में ही रखता हूं, ठीक है, फ्री स्पेस में ही रखता हूं, तो जो के की वैल्यू लूंगा मैं वो 1/4πε0 लूंगा, ठीक है। तो मैं के की वैल्यू क्या लूंगा? 1/4πε0, ठीक है। और एप्सिलॉन को कहता भी हूं मैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ये मैंने लिखवा रखा होगा यहां, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और अगर मैं अपने दोनों पॉइंट चार्जेस को उठा के किसी भी मीडियम में रख देता हूं, या मीडियम का क्या मतलब है, मान लो मैंने दोनों पॉइंट चार्जेस को उठाया पानी में रख दिया, ठीक है, मान लो मैंने उन दोनों पॉइंट चार्जेस को उठा के सरसों के तेल में रख दिया, ठीक है, तो क्या उन दोनों चार्जेस के बीच में एक डिफरेंट मीडियम आ गया, ठीक है, एक अलग मीडियम आ गया। अब वो डिफरेंट मीडियम आ गया है, उसका पता हमें कौन बताएगा? वो बताएगा हमें के, ठीक है, वो बताएगा हमें के। और क्योंकि इस बार हमने अपने दोनों पॉइंट चार्जेस को उठा के किसी अलग मीडियम में रखा है, अब ये अलग मीडियम क्या है? या तो सरसों का तेल मान लो, ठीक है, मान लो हमने अपने दोनों पॉइंट चार्जेस को उठा के किसी अलग मीडियम में रखा है, और वो अलग मीडियम क्या है? सरसों का तेल है। तो अब हम के की वैल्यू 1/4πε लिखेंगे, क्योंकि यह एप्सिलॉन क्या होती है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। यहां मैं मीडियम जो भी लूंगा, यहां मैं मीडियम जो भी लूंगा उसके रिस्पेक्ट में यहां एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यहां मैं जो भी मीडियम लूंगा उसके रिस्पेक्ट में एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, अब यहां एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैं आपको काफी बार, ये मैंने आपको 2 बार समझा दिया है, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको दोबारा याद दिलवा देता हूं एक बार, कि जब मैं किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालता हूं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालता हूं किसी मीडियम की, जैसे कि ये मैंने लिखा है, और अगर मैं उसको कंपेयर कर देता हूं इसके साथ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ, तो जो मेरी परमिटिविटी निकल के आती है उसको मैं कहता हूं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो जो लोग भूल गए होंगे, या जो मेरे भाई लोग भूल गए होंगे, उनको मैंने दोबारा एक बार ये रिपीट कर दिया उनके लिए, खास उनके लिए, ठीक है। तो आपको ये सब आ गया होगा समझ में कि हम यहां के लगाते क्यों हैं, हम यहाँ पे के क्यों लिखते हैं। जो फॉर्मूला होता है F = K/Q1/Q2/R², वहां हम के क्यों लिख रहे हैं? तो के बेसिकली हमें मीडियम का प्रेजेंस शो करवा रहा है, ठीक है, के हमें क्या करवा रहा है कि वहां कोई मीडियम का प्रेजेंस है। अगर वहां वैक्यूम होगा या फ्री स्पेस होगा तो 1/4πε0 आ जाएगी वैल्यू के की। अगर वहां पे कोई मीडियम होगा, या मान लो मीडियम मतलब उन दोनों चार्जेस के बीच में हमने सरसों का तेल डाल रखा है, या उन चार्जेस को हमने पानी में डाल रखा है, या कोई भी मीडियम है, या मान लो उन चार्जेस को उठा के हनी में डाल रखा है, तो जो मेरी के की वैल्यू होगी वो 1/4πε आएगी, ठीक है। और एप्सिलॉन की वैल्यू
उसके मीडियम के रिस्पेक्ट में जो भी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, वो हमें जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे वो हमें बुक में दे रखी होगी कि एप्सिलॉन की क्या वैल्यू है। ठीक है, उसके पर्टिकुलर मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो चलो आपने ये सब नोट कर लिया होगा, आशा करता हूं। नहीं करा हो तो पॉज करके कर लेना नोट। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने नोट कर लिया था। ठीक है, अब चलो जो चीज मैंने बोली वो एक बार लिख लेते हैं। when these charges are submerged, submerged का क्या मतलब है, डुबा देना। ठीक है, submerged in a medium, in a particular medium other than free space। ठीक है, then force between the two charges, when they are present in a particular medium। ठीक है, force between the two charges when they are present in a particular medium। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और है, आप ये नोट कर सकते हो यहाँ पे नोट कि जो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, और जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी फॉर फ्री स्पेस वो इक्वल टू 1 होगी। ये आप एक बार खुद सोच के देखो, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है फ्री स्पेस के लिए वो कितनी होगी, वो 1 होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप फ्री स्पेस की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ही कंपेयर करेंगे तो सर उसका उसका जो रिजल्ट है वो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां भी एप्सिलॉन नॉट आ गया, ऊपर नीचे भी एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो सर ये तो छमछम हो जाएंगे, कट जाएंगे ना एक दूसरे से, तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए वो कितनी होती है, 1 होती है। और जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 क्यों होती है एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा, क्योंकि जो दूसरे मीडियम होते हैं ना, एक बार आप सोचो एक बार को। ठीक है, अगर मैं अपने चार्जेस को रख रहा हूं फ्री स्पेस में, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कुछ फोर्स F होगा। अब मैं अपने चार्जेस को उठा के एक मीडियम में रख देता हूं, मान लो वो मीडियम पानी है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसके कारण जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि हम यहां कंपेयर कर रहे हैं ना, फोर्सेस को कंपेयर कर रहे हैं कि फ्री स्पेस में कितना फोर्स लग रहा है, मीडियम के अंदर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, बस अभी आप एक बार लिखो फिर समझते हैं इसे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने ये पूरा तो लिख ही लिया होगा। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूं। तो अब हमें एक चीज और देखनी है,
एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इससे इससे एक चीज और पता लग रही है, एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन जो होता है ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जो किसी मीडियम की, ठीक है, किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लेना। अच्छा, अब एक चीज और है कि जो फोर्स इन एयर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है फोर्स इन मीडियम के। ये चीज अभी हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। ये चीज अभी हम बहुत ही ज्यादा डीप में घुस के समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और एक चीज और है, फोर्स इन एनी मीडियम बराबर किसके होता है, फोर्स इन एयर अपॉन में एप्सिलॉन आर, ठीक है, फोर्स इन एयर अपॉन में एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो हाँ, एक चीज और है यार कि अब आप ये सोच रहे होगे कि ये एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से बड़ी हमेशा क्यों होती है, मतलब मैं ऐसा हमेशा ही क्यों होता है। तो यार ये सारी चीजें जो है ना ये एक्सपेरिमेंटल होती हैं, ठीक है। ये सारा एक्सपेरिमेंटली पहले ही डिटरमाइन कर लिया गया है। तो अब हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, या हम इस चीज में ज्यादा इस टॉपिक को लेके हम ज्यादा डीप में घुस नहीं सकते इसमें, है ना। हमें बस इतना ही जानना है कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होगी। और ये एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और हाँ, एक चीज और देखो, यहाँ फोर्स इन एयर है वो ग्रेटर देन होता है फोर्स इन मीडियम से, ठीक है। इसको हम अभी बहुत ज्यादा डीप में समझने वाले हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, और इस चीज को हम न्यूमेरिकली भी समझ सकते हैं। अगर आप एक बार को ध्यान से देख पा रहे हो तो हमें ये बात पता है कि जो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो आप एक बार को ये सोच के देखो कि फोर्स इन एयर, ठीक है, फोर्स इन एयर को मैं किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं जो 1 से बड़ा है, ठीक है। फोर्स इन एयर है जो, उसको मैं किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं जो 1 से बड़ा है, तब मेरा रिजल्ट कितना आता है, फोर्स इन मीडियम, ठीक है। तो इसका मतलब डेफिनेटली मेरा जो फोर्स इन एयर है वो बड़ा होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि डेफिनेटली जो मेरा फोर्स इन एयर है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू फोर्स इन मीडियम, क्योंकि फोर्स इन एयर को मुझे किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा है जो कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तब जाके मेरा फोर्स इन मीडियम आ रहा है। तो डेफिनेटली पक्का फोर्स इन एयर जो है वो बड़ा होगा फोर्स इन मीडियम के कंपैरिजन में। फोर्स इन एयर जो है वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन ऑफ फोर्स इन मीडियम, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू ले लेता 2, ठीक है। तो खुद सोच के देखो, अब थोड़ी सी ज्यादा फील आएगी कि फोर्स इन एयर को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तब मेरा फोर्स इन मीडियम आ रहा है। तो मतलब फोर्स इन एयर जो है वो मेरा डेफिनेटली बड़ा होगा फोर्स इन मीडियम के कंपैरिजन में, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इसे न्यूमेरिकली भी देख पा रहे हैं, फोर्स इन मीडियम अपॉन में फोर्स इन एयर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी देख पा रहे हैं। तो अब हम इन सारी चीजों को, आशा करता हूं ये सब आपने नोट कर लिया होगा पूरा, ठीक है। जिस ऑर्डर में मैं लिखवा रहा हूं जैसे उस ऑर्डर में आपको नोट करना है और समझते भी रहना है, ठीक है, क्योंकि अपन दोनों साथ मिलके समझ रहे हैं, है ना। क्योंकि जितना आपको आता है उतना मुझे आता है, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो था यहाँ पे मेन चीज मैंने यहाँ क्या लिखी थी, जो फोर्स इन एयर है मैंने यहाँ लिखा था ना ऐसा, वो हमेशा बड़ा होता है फोर्स इन मीडियम से। अच्छा, ये हमेशा ट्रू भी नहीं होता,
ठीक है, ये हमेशा ट्रू भी नहीं होता। अरे भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हो, पहले तो आप कह रहे थे कि ये फोर्स इन एयर जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है फोर्स इन मीडियम से, पहले तो आप ऐसे कह रहे थे, अब आप कह रहे हो कि ऐसा ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता, हमें इसका कारण भी तो बताओ ना। तो हाँ यार, अब हम इसका कारण ही समझने वाले हैं कि ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्या है। मान लो मेरे पास एक ये चार्ज है, ठीक है, प्लस Q1 चार्ज है, ठीक है, इनके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। बेसिकली एक मीडियम है, बेसिकली ये एक मीडियम है, ठीक है। ये यहां पे एक चार्ज है क्या अपना प्लस Q2, ठीक है। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है F1, ठीक है। Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ वो F1 है, अब ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो इधर की तरफ F2 है, ठीक है। अब ऐसे ही एक और, ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली एक आधा ऐसे बना लेते हैं, ये रहा एक, और एक ये रहा, और एक ये रहा, एक ये रहा, एक ऐसे, एक ये से। अभी मैं आज समझाऊंगा कि मैं ये सब क्या बना रहा हूँ, ठीक है। ये दोबारा प्लस Q1 चार्ज है, ठीक है, और ये क्या है माइनस Q2 चार्ज, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो है क्या है वो अट्रैक्शन फोर्स है F2 और F2, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ क्या होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा कि ये क्या होते हैं ये, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा शायद याद आ रहा होगा कि ये क्या होते हैं। ये मैंने एक डाइपोल बना दिया, ठीक है ना। ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर की तरफ क्या होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ये भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब बेसिकली एक मीडियम है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में, एक Q1 और माइनस Q2 फोर्सेस के बीच में, ये भी एक मीडियम है, ये दोनों सेम मीडियम है, ठीक है ना, ये दोनों सेम है, ये भी यही है ना। तो चलो यार अब हम शुरू करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे तुम एक चीज और लिख लो, या पहले एक बार ना अपन समझ लेते हैं कि लिखा क्या। ये मैंने डायग्राम ऐसे क्यों बना दिए, मेरे को क्या बहुत फील गुड आ रही है ये डायग्राम बना के, तो मैं कहूँगा नहीं यार फील गुड नहीं आ रही मुझे ये डायग्राम्स बना के, मुझे आपको कुछ बहुत तगड़ी चीज समझानी है, ठीक है। डायग्राम्स बनाना तो एक बहाना है, मुझे आपको एक बहुत तगड़ी चीज समझाना है, समझे आप। तो क्या है यहाँ पे यार, ये बेसिकली एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है, एक मीडियम ही मान लो, ठीक है, एक मीडियम ही मान लो। इमेजिन करो मैंने दो चार्जेस लिए, दो पॉइंट चार्जेस लिए, एक पॉइंट चार्ज है मेरा Q1 और एक पॉइंट चार्ज है मेरा Q2, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2। अब अगर मान लो इन दोनों पॉइंट चार्जेस को मैं फ्री स्पेस में रख दूं या वैक्यूम में रख दूं, तो दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में F1 और F1 जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो हमने पढ़ा है ना कि Q1 Q2 अपॉन में R², ये कुछ उसी प्रकार का फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है F1। अच्छा, ये फोर्स F1 तब लग रहा है जब ये दोनों चार्जेस कहां हैं, फ्री स्पेस में है, ठीक है। ये दोनों चार्जेस कहां हैं, जब ये फ्री स्पेस में है, ठीक है। पर अब मैंने इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या रख दिया, एक मीडियम रख दिया, ठीक है, एक मीडियम रख दिया इन दोनों चार्जेस के बीच में। अब आपको एक बात तो पता ही होगी
कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में मैंने एक मीडियम रखा है, तो ये मीडियम है तो बेसिकली एक नॉन मेटल ही ना, समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, अगर मैं अपने दो पॉइंट चार्जेस को उठा के पानी में डाल देता हूं, ठीक है, मैं अपने दो पॉइंट चार्जेस को उठा के पानी में डाल देता हूं, तो उन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो मीडियम है पानी का, ठीक है, उन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो मीडियम है पानी का, वो है तो बेसिकली एक नॉन मेटल ही ना, है तो वो नॉन मेटल ही। ठीक है, अब अगर मैं अपने दो पॉइंट चार्जेस को एयर में भी रख देता हूं, यहां एटमॉस्फेयर है, ये पूरा एयर है, ठीक है, मैं वैक्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं एयर की बात कर रहा हूं, तो जो मेरी एयर है वो भी तो काइंड ऑफ नॉन मेटल ही है ना, काइंड ऑफ नॉन मेटल ही है अपनी एयर भी। ठीक है, मैं वैक्यूम की बात नहीं कर रहा कि मैंने फ्री स्पेस या वैक्यूम में उठा के रख दिया, वहां तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक एटमॉस्फेयर की बात करूं तो यहां पे तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में एक मीडियम है, ठीक है, और वो मीडियम एयर है, और है तो वो एक नॉन मेटल ही। ठीक है, तो यहां पे भी अपना ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है, ये एक मीडियम है इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, और भले ये कुछ भी हो भाई, कितना भी हाई फाई नाम दे लें, कितना भी नाम दे लें झांकी दिखाने वाला, ये होता है ना थोड़ा खतरनाक सा नाम है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, थोड़ा हाई फाई नाम लग रहा है देखने में, ठीक है, पर फाइनली है तो ये एक नॉन मेटल ही है, तो ये इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में एक मीडियम ही। ठीक है, तो मीडियम है तो क्या होगा, ये हमने पिछले लेक्चर में समझा ही है यार, कि Q1 चार्ज है, जो Q1 चार्ज के पास जितने भी एटम्स होंगे, इस नॉन मेटल के जितने भी एटम्स होंगे Q1 चार्ज के पास, वो सारे पोलराइज हो जाएंगे। देखो पोलराइज हो गए, पोलराइज हो गए, मैंने आपको बताया था कि वो अलाइन कर लेंगे, तो देखो अलाइन भी कर लिया, देखो अलाइन कर लिया ऐसे करके, ये देखो अलाइन कर रखा है इसकी तरफ, इस प्रकार से कर रखा है अलाइन, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये अलाइन कर लिया। अच्छा, अब एक चीज और है, अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q2, ठीक है, और ये नेगेटिव है, तो क्या ये इस चार्ज को इस तरफ खींचेंगे थोड़ा? मैं कहूंगा हाँ यार खींचेंगे, एक फोर्स मान लो वो F डैश है, ठीक है, और यहां एक फोर्स F डैश है, ठीक है, इन ये जो है ये सारे डाइपोल्स जो हैं, जो पहले एटम्स थे अब वो डाइपोल्स के फॉर्म में जो बन गए, क्या ये डाइपोल्स इन चार्जेस को अपनी तरफ खींचेंगे एक फोर्स से? हाँ यार पक्का खींचेंगे, ठीक है, तो ये खींच रहे हैं इनको। अब ऐसे ही यहां भी सारे डाइपोल्स ने अपने आप को इसकी तरफ ऐसे अलाइन कर लिया, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे अलाइन कर लिया। अब सोच के देखो, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, ठीक है, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को ये सारे डाइपोल्स इस तरफ खींचेंगे? हाँ बिल्कुल खींचेंगे, मान लो फोर्स F डबल डैश है, इसको इस नेगेटिव चार्ज को ये सारे डाइपोल्स इस तरफ खींचेंगे? हाँ यार बिल्कुल खींचेंगे, F डबल डैश। तो ये यहां पे जब मैं दो चार्जेस के बीच में एक मीडियम रख देता हूं, ठीक है, एक मीडियम रख देता हूं, तो उस पर्टिकुलर मीडियम के कारण एक एक्स्ट्रा फोर्स उन पे एक्ट करने लग रहा है, समझ पा रहे हो? जैसे दो पॉइंट चार्जेस के बीच में मैंने दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर मैंने कोई एक मीडियम रख दिया, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मीडियम के कारण उन दो पॉइंट चार्जेस में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, जैसे कि यहां एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया F डैश, यहां एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया F डबल डैश, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे जो पहले से फोर्स लग रहे थे F1 और F1 वो इस डायरेक्शन में थे, ठीक है, अब जो मीडियम के कारण जो फोर्स आया एक्स्ट्रा, वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो क्या जो अब मेरा ओवरऑल फोर्स आएगा, क्या वो थोड़ा सा डिक्रीज आएगा? जो मेरा ये पूरा F ट्रिपल डैश मान लो, यहाँ पे जो यहाँ F ट्रिपल डैश है जो आएगा दोनों तरफ, क्या अब वो मेरा थोड़ा कम होके आएगा? वो थोड़ा कम हो जाएगा? मैं कहूंगा हाँ यार कम हो जाएगा, क्योंकि F1 की डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन हल्की सी इधर है, तो जो अब मेरा आएगा टोटल ओवरऑल फोर्स वो मेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, वो मेरा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे भी, और यहां पे क्या होगा, बट यहां पे चार्जेस का नेचर सेम था,
पर यहाँ पे चार्जेस का नेचर क्या है, अपोजिट है, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो फोर्सेस हैं, मान लो यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना होता तो इन दोनों के बीच में फोर्सेस अट्रैक्शन था, मतलब इन दोनों के जो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो अट्रैक्टिव इन नेचर था, F2 F2, ठीक है। अब जैसे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब आया तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आया ये और ये, तो क्या अब जो मेरा नया फोर्स आएगा F डबल डैश और F डबल डैश, क्या वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा इस तरफ, क्या वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा? तो मैं कहूंगा हाँ यार बढ़ा हुआ आएगा। ये फोर्स मेरा बढ़ा हुआ क्यों आ रहा है? मीडियम के कारण जो है मेरा ओवरऑल फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में है जो, वो मेरा बढ़ गया, ठीक है। ओवरऑल फोर्स है जो वो मेरा बढ़ गया। तो ये चीज आप देख पा रहे हो, यही थी यहाँ पे, यही चीज थी यहाँ पे समझने वाली, ठीक है, कि यहाँ पे जो ओवरऑल फोर्स है इस केस में बढ़ गया। किस केस में बढ़ गया? जब चार्जेस का नेचर अलग था, जब चार्जेस का नेचर सेम था तब अपना ओवरऑल फोर्स है जो वो घट गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हमेशा ये ट्रू नहीं होता, हमेशा ये ट्रू नहीं होता। अगर चार्जेस का नेचर अपोजिट है, अगर चार्जेस का नेचर जो है अपोजिट है तो ये ट्रू है बिल्कुल। सॉरी गलत बोल गया। अगर चार्जेस का नेचर सेम है तो ये हमेशा ट्रू होगा, लेकिन अगर चार्जेस का नेचर अपोजिट है तो ये सही नहीं है। फिर फोर्स इन मीडियम विल बी ग्रेटर देन फोर्स इन एयर, ठीक है। तो ये चीज थी, बहुत अच्छे वाली चीज थी, समझने वाली कंसेप्चुअल चीज थी, आपको आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे एक नोट डाल लो, मतलब एक पॉइंट डाल लो। नाउ हियर we can state that in a medium force experienced by the charge Q1 and Q2 decreases, बट हम यहां मान रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, डिक्रीजेस, बट इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड दैट it can also be stated that the net force which Q1 is exerting on Q2 remains same no matter in whichever medium the charges are present, ठीक है। तो ये लाइन देखना यार एक बार, ये मैंने क्या लिखा है। नाउ हियर, आशा करता हूं आप लोगों ने पूरा लिख लिया होगा। अब हम इसे समझते हैं। हम यहां कह सकते हैं, नाउ हियर वी कैन स्टेट दैट इन ए मीडियम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लस Q1 एंड प्लस Q2 डिक्रीजेस, ठीक है। किसी मीडियम में जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं चार्ज Q1 और Q2, चार्ज Q1 और Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है। चार्ज Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अपने ऊपर, यहां पे मैंने ये नहीं कहा कि Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स लग रहा है, ये नहीं कहा मैं यहां ये कह रहा हूं
कि यहाँ पे Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अपने ऊपर वो कम हो जाता है, ठीक है, और जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q1 वो भी थोड़ा कम हो जाता है मीडियम के कारण, ठीक है। लेकिन जो फोर्स, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, लेकिन जो फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा वो फोर्स कभी भी कम नहीं हो सकता। वो हम चाहे इन दो पॉइंट चार्जेस को उठा के किसी भी मीडियम में रख दें, दुनिया के किसी भी मीडियम में, उस फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है या Q2 Q1 पे लगा रहा है वो फोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा, भले ही हम इन दोनों पॉइंट चार्जेस को उठा के किसी भी मीडियम में रख दें, ठीक है। लेकिन Q2 पे जो Q2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मैंने क्या कहा, Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये नहीं कहा मैंने कि Q1 के कारण एक्सपीरियंस कर रहा है, मैंने सिर्फ इतना कहा जो Q2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिक्रीज हो गया है, और जो Q1 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। जो Q1 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिक्रीज हो गया है, और जो Q2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो भी डिक्रीज हो गया है। लेकिन जो फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा और Q2 Q1 पे लगाएगा वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे हम इन दोनों चार्जेस को उठा के दुनिया के किसी भी मीडियम में रख दें, ठीक है ना। तो यही चीज लिखी हुई है, Q1 Q2 decreases but it can also be stated that the net force which Q1 is exerting on Q2 remains same no matter in whichever medium the charges are present, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से मीडियम में जो ये चार्जेस हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये थी, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमेशा ट्रू नहीं होता। अगर चार्जेस का नेचर सेम है तो ये ट्रू है, अगर चार्जेस का नेचर अपोजिट है तो ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये अलग होगा, मतलब अगर चार्जेस का नेचर अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फोर्स इन मीडियम विल बी ग्रेटर देन फोर्स इन एयर, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब एक चीज और है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन देके जाता हूं, सोचना जरा इसके बारे में। यहाँ पे इन दो चार्जेस के बीच में मैंने मीडियम रखा है एक, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच में मैंने एक मीडियम रखा है बस। अगर सोचो, अगर मैं ये मीडियम हर जगह फैला देता, हर जगह, मान लो यही मीडियम उठा के मैं यहां भी रख देता और ये मीडियम उठा के यहां भी रख देता, इसका क्या मतलब है, मान लो कि मैंने ये मीडियम, मान लो पानी का मीडियम है, अभी मैंने ये पानी वाला मीडियम सिर्फ बीच में रखा है, सिर्फ इनके बीच में है, ना साइड में, ना इस साइड है, ना इस साइड है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस को उठा के पानी में डाल देता हूं तो जो मीडियम है वो हर जगह आ जाएगा, मतलब मीडियम यहां भी हो जाएगा और यहां भी हो जाएगा। तो इस F डैश या F ट्रिपल डैश में क्या इफेक्ट आएगा, ये आप सोच के देखना एक बार। जब चार्जेस सेम नेचर के हों और जब चार्जेस अलग अलग नेचर के हों, ठीक है। मतलब बेसिकली मेरा क्वेश्चन क्या है कि जब मैं इस मीडियम को उठा के यहां भी रख दूं, बीच में भी रख दूं और यहां भी रख दूं, ठीक है, और मैं इस मीडियम को उठा के इस केस में भी यहां भी रख दूं, यहां भी रख दूं, यहां भी रख दूं, तब हमारे जो ये फोर्सेस हैं F डबल डैश और F डबल डैश और एक F ट्रिपल डैश और F ट्रिपल डैश, इसमें क्या क्या होगा, इनका क्या होगा, इनमें क्या डिफरेंट आए, मतलब क्या डिफरेंस होगा इस केस में और उस केस में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो इसके बारे में आप जरा सोच के आना, और हम अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूं जो जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, आप भी थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आपको भी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी चीज बाकी ना रखूं, बिल्कुल डीप में घुस के आपको हर एक चीज समझा दूं। अब हम अपनी बाकी की बातें करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।